बट जब दोबारा सीआरपीसी को देखा जाता है तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ रहता है अभी भी, जो रूटीन में आपकी टेस्ट के दौरान आता भी है। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, दैट इज आवाज मां समझा तो एक क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट करता है कि डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ट्रायल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज जॉइंडर ऑफ चार्ज। अब थोड़ा दोनों मेरी कोशिश ये है कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं हम उसको एज सुन एज पॉसिबल कवर कर लें, जैसे आपको खुद पढ़ने का भी टाइम मिले, और जो बाद में क्वेश्चंस जो पॉइंट्स रह जाएं फिर हम उसको बाद में कवर करें, क्योंकि हमें स्पेशल लॉज भी थोड़े बहुत कवर करने हैं। नाउ व्हाट इज चार्ज? जी सॉरी, ना हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्ज? Precise form of the allegation. Precise form of accusations put before the accused, या ऐसे सिंपली हम कह लें कि अक्यूज्ड को पुट ऑन नोटिस करना, उसको बताना कि तुम्हारे खिलाफ एलिगेशंस क्या है। अब जब एलिगेशंस हम बताते हैं उसको, नाउ द लॉ सेज सेक्शन 221 ऑनवर्ड्स कि जो भी चार्ज या जो भी एलिगेशन किसी के खिलाफ आप लगाएंगे, यू हैव टू टेल हिम दैट एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस एंड अंडर व्हाट हैड यू हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट मैनर, द मोड एंड मैनर। आपको उसको बताना है लाजमी कि आपने ये अगरचे इल्जाम या आपके ऊपर जो ये एलिगेशंस लगे हैं, आपने किस तरीके से ये कमिट किया। नाउ हेड ऑफ द चार्ज, लेट्स से एक ट्रांजैक्शन है, किसी बंदे ने, 3 बंदे थे, वो डकैती कर रहे थे। डकैती करने के दौरान उन्होंने पहले उससे डकैती भी की, एक बंदे से, दूसरे को उन्होंने मारा पीटा, मारते पीटते आगे चले, फिर एक और बंदे से मिले, फिर उससे भी छीना झपटी की, उससे मोटरसाइकिल छीनी, और फिर तीसरा आगे चले, एक बंदे को गोली मारते हुए चले गए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो तीनों इंसिडेंट्स हैं, ये तीनों डिफरेंटली ट्राई होंगे या इकट्ठे ट्राई होंगे? एक साथ होंगे सर, एक साथ होंगे। अब उसका मैं जवाब आपको दे दूं। सेक्शन 233 जॉइंडर ऑफ चार्ज, ये तीनों इकट्ठे ट्रायल नहीं होंगे, तीनों सेपरेट ट्रायल होंगे, बिकॉज these 3 are distinct offenses with another person। 3 अगरचे ओकेजन्स पे, 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे, 3 डिफरेंट बंदों के साथ ऑफेंसेस कमिट किए एक ही बंदे ने, तो ये तीनों डिफरेंटली ट्राई हो सकते हैं। ये ट्राई इकट्ठे कब होंगे? फिर हमारे पास एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है। सेक्शन 233 जब हम आगे चलते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सेप्शंस हैं 235 एंड 239। अब 234 क्या बताता है कि लेट्स से एक साल में एक बंदे ने 3 डिफरेंट किस्म के ऑफेंसेस किए कमिट, और सेम किस्म के ऑफेंसेस कमिट किए। चेक इशू किया एक बंदे को 489F का 50 लाख का, फिर 6 महीने बाद किसी और को 30 लाख का इशू किया, फिर 3 महीने बाद किसी को 2 लाख का इशू किया। कंप्लेनेंट सेम है, कंप्लेनेंट भले डिफरेंट हो लेकिन नेचर ऑफ ऑफेंस सेम है। नाउ हियर वो जब 1 साल के दौरान ही
सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेस जब कमिट होते हैं तो वो एक इकट्ठे ट्राई हो सकते हैं। दिस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कि जब डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस होंगे, डिफरेंटली ओकेजन होंगे, तो डिफरेंटली ट्राई होंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू दैट। नाउ अब एक हो गई, मैंने जो आपको बताया सिचुएशन के भाई 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हुए। लेट्स से एक 3 लोग हैं, घर में घुसे, ज़दोकोब किया फैमिली को, और उनके जो प्रेशियस मटेरियल थी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह एनीथिंग, वो वहां से लूटे और 1-2 बंदों को जख्मी करके चले गए। ये इकट्ठे ट्राई होगा या अलग अलग होगा? ये इकट्ठे ट्राई होगा, बिकॉज दिस वॉज डन इन द सेम ट्रांजेक्शन। जब सेम ट्रांजेक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस जब किए जा चुके हों, तो इसी कानून के मुताबिक वो एक ही ट्रायल में वो सारे ऑफेंसेस एक मुल्जिम के खिलाफ ट्रायल होंगे। अब जब चार्ज फ्रेम की जाएगी तो हर हेड लाजमी है, हेड ऑफ सेक्शन के भाई नेचर के भाई रॉबरी हुई, आपने हाउस ट्रेसपास कमिट किया, इंजरी कॉज की, और आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया और थेफ्ट कमिट की। ये सारे आप हेडिंग्स उनको बताएंगे, हेडिंग्स मेंशन करेंगे, और नेचर ऑफ ऑफेंसेस भी सेक्शंस के साथ आप मेंशन करेंगे, और मैनर के साथ कि आप किस टाइम, किस वक्त, किस घर में अंदर घुसे और आपने क्या क्या काम करते हुए आपने डकैती करके आप वापस आए। सो अगर लेट्स से डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, लेट्स से आपने एटीसी का ट्रायल भी हम कहते हैं, लेट्स से एटीसी के सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, एटीसी सेक्शंस के साथ भी तो नॉर्मल जो ऑफेंसेस होते हैं 302 या 397 या एनी अदर ऑफेंस, वो भी इकट्ठे ट्रायल होते हैं। तो वो भी अगर जो स्पेशल ऑफेंसेस के भी ट्रायल हैं, अगर जो स्पेशल ऑफेंसेस भी इन्वॉल्व हैं किसी में, वो भी इकट्ठे ट्रायल हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जॉइंडर ऑफ चार्ज। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अगर से कोई आपके पास आ जाता है तो आप उसको एलाबोरेट करके बता सकते हैं। चार्ज अल्टर हो सकती है अगर जो फ्रेम हो जाए, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस? डिफरेंट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप तो दो सर्कमस्टेंसेस हैं, क्लियर नहीं है कि कौन से ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है। नो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर लेट्स से 3 बंदों ने रॉबरी कमिट की और आगे चल के उनके पास 2 बंदे और मिल गए, तो रॉबरी वुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ डेकोइटी। ये है पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पे डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस या काफी ऑफेंसेस हैं, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑफेंस है, तो आप सब में चार्ज फ्रेम करेंगे। लेट्स से एक बंदे के ऊपर इल्जाम है या एक एफआईआर बंदे ने काटी, भाई मैंने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी और मैं जब बाहर आया मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ये अननोन एफआईआर कट गई। 10 दिन के बाद एक और बंदे से वही गाड़ी कब्जे में मिली उसके, ठीक है। अब जो पहला ऑफेंस है परहैप्स दैट इज 381A, एंड द सेकंड ऑफेंस जो उनसे पोजीशन में गाड़ी मिली दैट इज 411। अब वो कौन से सेक्शन में ट्राई होगा? कौन से सेक्शन में इसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा? दोनों में चार्ज फ्रेम होगा। और कन्वर्ट किस में होगा? नाउ देयर कम्स कानून शहादत ऑर्डर 29E। प्रिजम्पशन ये ली जाएगी कि इस बंदे से हुई है, इसी बंदे ने चोरी। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ चार्ज आप उस पे दोनों सेक्शंस लगाएंगे क्योंकि दैट इज अनक्लियर। जब ट्रायल कंप्लीट होगा यू विल कन्विक्ट हिम ईदर अंडर सेक्शन 381A और अंडर सेक्शन 411, बट ही वुड बी चार्ज अंडर बोथ दी ऑफेंसेस। जो मैं आपको बताऊं 236 है, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जहां पे डाउटफुल हो तो वो दोनों में चार्ज फ्रेम
अपना उनको कर देंगे। अब यहां पे नॉर्मली अगर आप किसी के ऊपर चार्ज फ्रेम एक सेक्शन में कर रहे हैं, आप उसको दूसरे सेक्शन में सजा नहीं दे सकते, लेकिन इन केस द सिचुएशन फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ 236 आप कर सकते हैं। सो दैट इज द मटीरियल डिफरेंस बिटवीन दिस। अब आगे चल के सेक्शन 239 भी हमें बताता है कि भाई कौन से पर्सन है जो ज्वाइंटली चार्ज होंगे, जितने में एक ही सेम ट्रांजैक्शन में 8 से 10 बंदे इन्वॉल्व हैं और अबेटमेंट में कोई आते हैं या कॉमन इंटेंशन में आते हैं, तो वो सारे बंदे ज्वाइंटली चार्ज उसको किया जाता है। अगरचे उसको मतलब कि अगरचे केस साबित हो जाए तो हम सबको बारी बारी अंडर वन हेड स्पेसिफाई करके सजा सुनाई जा सकती है। चार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब केस अपना सबमिट करता है और कॉग्निजेंस लिया जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अंडर सेक्शन 240 एंड परहैप्स सेक्शन 494 सीआरपीसी, प्रोसिक्यूटर के पास ये अख्तियार होता है, वो किसी भी वक्त चार्जेस नॉट प्रेस कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है प्रोसिक्यूशन। ये पावर्स हैं, बट दोज आर सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नाउ अब हमारे पास मैजिस्ट्रियल ट्रायल है और सेशंस ट्रायल है। मैजिस्ट्रियल ट्रायल एक हो जाता है समन्स केस, दूसरा होता है वारंट केस। हमने पहले भी डिस्कस किया व्हाट इज समन केस। जो कंप्लेंट पे इनिशिएट हो दैट इज कॉल्ड एज समन्स केस, जो एफआईआर पे इनिशिएट हो दैट इज कॉल्ड वारंट्स केस। अब वारंट्स केस कब स्टार्ट होता है? वो तो ट्रायल की बात हुई ना। वारंट्स केस एफआईआर जब रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। नाउ सेक्शन 154 सीआरपीसी सेज के जिस वक्त भी उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आएगी, दी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नाउ जो ड्यूटी ऑफिसर ड्यूटी निभाता है, ही इज बाउंड टू रजिस्टर द कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, और उसकी एक कॉपी वो मजिस्ट्रेट साहब को भी भेजेगा, एक एसएसपी ऑफिस में रखेगा, एक अपने रिकॉर्ड में रखेगा, एक ओल्ड रिकॉर्ड में रखेगा। ये हो गया वारंट्स केस की स्टार्ट भाई कि एफआईआर इनिशिएट। उसके बाद आ जाता है प्रोविजन 156 सीआरपीसी। 156 सीआरपीसी बताता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास बड़े पावर्स हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी इन्वेस्टिगेशन को मना भी कर सकता है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से ये ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, और उसी वक्त वो उसको बंद कर सकता है। लेकिन उसको आगे चल के मैजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। 157 आ गया आगे, वो भी प्रोसीजर्स आपको बताता है कि भाई ऑफेंस जब लोकल जुरिसडिक्शन का इशू होगा तो वो कैसे जो है इनिशिएट करेंगे इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास एक और पोजीशन आ जाती है कि लेट से एक ऑफेंस कमिट हुआ ठट्टा में, क्या हम एफआईआर यहां काट सकते हैं? जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। ये इंडिया में कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का, परहैप्स वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट। किसी भी ऑफेंस अगर जे ठट्टा में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, क्या उसकी एफआईआर कराची में हो सकती है? दैट इज एन एक्सेप्शन। आपने जो कहा 178 ऑफ द सीआरपीसी, परहैप्स 177 ऑफ द सीआरपीसी स्पेसिफाइज कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वही होगी जहां पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ। 178 एंड 179, 180 दीज आर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल कि भाई वहां पे जहां पे कॉन्सिक्वेंसेज इंसू हुए हों वहां पे भी एफआईआर कट सकती है। हमारे पास आम मिसाल है सेक्शन 489F की,
489F में ये आपके पास ज्यादातर ये जो है इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि भाई 489F की FIR कहां कर सकती है। 489F की FIR कर सकती है जहां पे आपने उससे चेक लिया, या जिस बैंक का चेक था वहां पे डिसऑनर हुआ, या आपने जहां पे डिपॉजिट किया वहां पे डिसऑनर हुआ। तो ये तीनों जगह पे FIR कट सकती है। लेट्स से मर्डर केस है, आपने मशहूर केस अभी अरमगान का सुना, डिफेंस गिजरी की जुरिसडिक्शन में मर्डर हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर उन्होंने बलूचिस्तान में जाके दफन करा। तो जो ट्रांजैक्शन थी वो एक प्लेस से लेकर जहां तक बॉडी दफन की वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रही। अब इस दौरान जहां जहां कुछ भी उस ट्रांजैक्शन की मद में कमीशन हुई ऑफेंस के मुतालिक, लेट से उन्होंने डेड बॉडी उधर डाली, बीच में रुककर उन्होंने डेड बॉडी पे पेट्रोल छिड़का लेकिन आग नहीं लगाई, आगे चल के उन्होंने बलूचिस्तान में उसके ऊपर आग लगा के दफन कर दी, तो जितनी भी जगह हैं वहां पे FIR कट सकती। सो 157 और 156 हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। जब हम आगे आते हैं 158 हमारे पास पुलिस ऑफिसर के लिए है कि वो रिपोर्ट कहां पे अपने SSP ऑफिस में कैसे सबमिट करेंगे। 160 हमारे पास FIA का नॉर्मली नोटिस आता है कि भाई 160 का आपको नोटिस दे रहे हैं, आके अपना जवाब जमा कराए। नोटिस टू एनी पर्सन वो हो सकता है अक्यूज की अपना अक्यूज या विटनेस की प्रेजेंस के लिए। 161 एवरीबडी नोज स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस विच इज इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस, वो हमारे पास सबको पता होगा मेरे ख्याल में। नाउ 161 फिर 163 164 हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया। 170 में वो रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब 170 से पहले एक सेक्शन आता है 169। 169 क्या कहता है? 169 कहता है इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन? If upon an investigation, upon an investigation terminology relate कर रहा है completion of investigation. If upon an investigation, जब उसने अपनी investigation मुकम्मल कर ली, वो ये समझता है there is no sufficient ground to send the accused for the purposes of trial, he may release that person from the custody. ये इतने वास्ट पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर के पास along with section 497(2). Now what is the difference in 169 and 497(2)? हम दोनों को बाज़ वक़्त रिलेट करते हैं। 169 says there is not sufficient evidence. There is not sufficient evidence or reasonable grounds for to justify this suspicion. एक हो गया। अब 497(2) क्या कहता है? There are sufficient grounds for further inquiry. बड़ा फर्क है, यहां पे sufficient evidence नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जिसपे जस्टिफाई किया जा सके कि भाई उसको हम ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। वहां पे देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स या कह ले सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी। कोर्ट सोचती है यार ठीक है ऑफेंस तो हुआ है, इनकी इसकी जो उसमें जो लिंक है वो थोड़ा अभी उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या वो मजीद ट्रायल में उसको सामने आना चाहिए। दैट इज द मेन डिफरेंस। 169 एंड 497(2) ये दोनों पावर्स पुलिस के पास है। पुलिस किसी भी बंदे को 169 में अपना रिलीज कर सकती है कस्टडी से, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द मैजिस्ट्रेट व्हाइल पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 173 एंड 190 CRPC। नाउ 170 में वो रिपोर्ट बनाएगा जहां पे वो ये जस्टिफाई करेगा कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर सेंडिंग द अक्यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल। वो 170 में वो रिपोर्ट बनाएगा अपनी। 171 में बाउंड करता है कंप्लेनेंट को कि भाई आप जाके पेश होंगे अदालत में, एंड 172 स्पीक्स अबाउट द केस डायरी। नाउ 173 हमें सब पता है। 173 में हमारे पास सारा बड़ा बहस चलता है A class, B class, C class. Now, can anybody tell me what is A class, B class, C class? क्योंकि मुझे पता है हमारे पास हाई कोर्ट की मैं बताऊंगा
हाई कोर्ट के डिफरेंट बेंचेस की बी क्लास के बारे में डिफरेंट राय और सी क्लास के बारे में भी डिफरेंट राय। कैन एनीबडी टेल मी? सर एक क्लास में जहाँ पे एक्यूज को ट्रेस ना किया जाए, कि अंदाजा लगाया जाए कौन है ए बी सी, एक क्लास हो गया, बी क्लास। सेशंस कोर्ट को ये बाउंड किया गया है कि भाई उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, लेकिन डिस्क्रिप्शन को जब इंटरप्रेट किया गया है कि भाई कैपिटल ऑफेंस है, टेक द मटेरियल, टेक द एविडेंस। अब एक मशहूर केस है ज़ैनब केस। ज़ैनब केस में उसने 164 कन्फेशन भी करवाया था, अपने चार्ज पे भी अपना गुनाह माना था, और फिर केस जो है वो चला था, यस, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज में मुकर गया था। वो वही एक प्रॉपर डिस्कशन है कि एडमिशन की, कन्फेक्शन की और कन्फेशन, हाँ। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। कैपिटल ऑफेंस जहां पे आएगा, अगरचे फिर भी ये बाजों का सवाल आता है कि भाई जब कैपिटल ऑफेंस आएगा क्या सेशंस कोर्ट डायरेक्टली उसको कन्विक्ट करेगी? डिस्क्रिप्शनरी है, लेकिन उसको इंटरप्रेट ऐसा किया गया है कि भाई वो नहीं करेगी, उससे मटेरियल प्रोसिक्यूशन से, या उसको कहेगी कि भाई अपना एविडेंस आप प्रोड्यूस करें। नाउ 265F, it is for the evidence of the prosecution. Now, in Sessions Court, accused को यह भी रेमेडी दी गई है कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा कराए with regard to his defense. जब prosecution evidence complete हो जाएगी, the stage would resort to section 342 CRPC. 342 CRPC दोनों में है, magisterial trial and as well as the sessions trial. जब मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो या सेशंस ट्रायल हो, एवरी इनक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ मटेरियल हैज टू बी पुट फोर्थ बिफोर द अक्यूज्ड। एवरी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल 342 एज ए होल देखना होता है। कोई भी मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है, वो सारा का सारा आपने अक्यूज के सामने रखना है और अक्यूज से पूछना है कि भाई आपका इसके बारे में क्या कहना है। उसी दौरान उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सिंपल 340 सिंपल डिफेंस में अपना विटनेसेस पेश करे, या 340 सबसेक्शन 2 में खुद ऑन ओथ आ जाए। जब खुद ऑन ओथ आएगा तो बर्डन वुड बी शिफ्टेड अपॉन हिम। बट बर्डन कब शिफ्ट होगा? जब प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज कर चुका होगा। जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो अक्यूज है ऑन ओथ आए 340 सबसेक्शन 2 में तो ये प्रिज्यूम किया जाए प्रोसिक्यूशन ने बर्डन डिस्चार्ज कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। बर्डन वुड ऑलवेज बी अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव अ केस। नाउ सॉरी, इवन अगर उसके में जब वो ऑन ओथ देता है कि अगर उसने कोई चीजें एट दैट स्टेज एडमिट भी कर लिया ऑन ओथ, लेकिन फिर भी अगर प्रोसिक्यूशन का केस ऑन रिकॉर्ड है, ऑन डाउट है, फिर भी वो बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। नाउ सेशंस ट्रायल में फिर ये भी बताया गया है कि अगरचे प्रोसिक्यूटर अपना केस समअप कर रहा है और एविडेंस क्लोज कर रहा है और अक्यूज जो है डिफेंस में कोई मटेरियल नहीं ला रहा, द कोर्ट विल आस्क प्रोसिक्यूटर टू सम अप हिज आर्ग्यूमेंट्स। वो पहले आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। अगर अक्यूज पर्सन डिफेंस प्ली ले रहा है और डिफेंस में अपने विटनेसेस पेश कर रहा है या खुद ऑन ओथ आ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट्स वुड बी स्टार्टेड बाय द डिफेंस। वो डिफेंस के वकील को ही पहले आर्ग्यूमेंट समअप करने के, फिर प्रोसिक्यूटर को उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। वैसे भी ये तो यहां पे डिफाइंड है, वैसे भी नॉर्मली मैजिस्ट्रियल ट्रायल में भी, क्योंकि बर्डन इज ऑलवेज अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव अ केस, प्रोसिक्यूटर को ही पहले आर्ग्यूमेंट्स अपने कंक्लूड करने चाहिए कि व्हाट वी हैव द केस अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, देन डिफेंस हैव टू सबमिट हिज रिप्लाई। 240 के स्टेज एविडेंस के बाद, सॉरी 240 के स्टेज 340 जब एविडेंस कंक्लूड हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस साइड क्लोज कर देगी, देन यू विल रिसोर्ट टू अक्यूज। फिर अक्यूज की बारी आएगी अपने स्टेटमेंट में। अगर कि आपके पास अब यहां पे भी डिबेटेबल पॉइंट है कि एक केस है, मटेरियल है, जो केस है सिंपली दैट केस इज ऑफ नो एविडेंस। भाई एविडेंस चली, सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस चले, उसमें कोई मटेरियल नहीं आया, क्या 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए?
बिकॉज देयर इज नो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल। अब यहां पे जब हम 342 की लैंग्वेज पढ़ते हैं वो द वर्ड शैल कह रहा है, मैंडेटरी है सर, फिर भी होनी मैंडेटरी है। नहीं, वही अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर जे वो ये 342 क्या बताता है कि भाई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो भी आएगा कि उसके खिलाफ वो आपको उसके सामने रखना है, उससे जवाब लेना है कि भाई तुम्हारा क्या कहना है। अगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आया ही नहीं है, द केस इज ऑफ नो एविडेंस एट ऑल, देन सो इट इज अ डिबेटेबल पॉइंट स्टिल। नहीं, वही तो अर्ज कर रहा हूं, एलिगेशन चले चार्ज पे आपने लगा दिया, आप फिर आपने प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन कर दिया भाई आप विटनेस ले आओ। वो विटनेस आए लेकिन उन्होंने कुछ पेश नहीं किया, देन वो तो है ना, रेमेडी अवेलेबल है ना। 249A की 265K की रेमेडी तो हर वक्त अवेलेबल है। वो जस्ट आप खुद ही मतलब इससे पहले स्टेटमेंट से पहले उसे approve कर लें। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यूनिट भी तो चाहिए ना, फिर ये मैंने यूनिट भी चाहिए ना भाई, यूनिट भी पूरे करने होते हैं। ये आप जाएंगे तो पता चलेगा यूनिट कितने पूरे करने होते हैं। आजकल तो वो सब्सटेंशियल आ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है, हाँ, तो चेंजिंग। तो देन समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर 265G। अब ये जो सेक्शन मैं स्टेजेस बता रहा हूं, ये स्टेजेस आपने जरूर याद रखने हैं। देन कम्स 265H। अगेन 265H1 डिनोट्स टू द एक्विटल, H2 कन्विक्शन। अगर ये प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर चुका है देन यू हैव टू रिसोर्ट टू कन्विक्शन, अदरवाइज एक्विटल। अब यहां पे एक और पॉइंट आ जाता है, लेट से एक मुलजिम है जो प्रीवियसली भी कन्विक्ट रहा है। जब प्रीवियसली वो कन्विक्ट रहा है और ये चीज रिकॉर्ड पे है, वो आपने चार्ज के वक्त ही अंडर सेक्शन 221 सब सेक्शन 7 वो रखनी है चार्ज में कि भाई तुम प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो। अब अगर लेटर ऑन वो डिनाई कर देता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज में, देन यू हैव टू अगेन टेक एविडेंस कि भाई आप जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसके मुतालिक भी एविडेंस प्रोवाइड करें। सो ये थोड़ा नॉर्मली प्रैक्टिस में ये चीज नहीं चल रही, ना ही चलती है, लेकिन लॉ ये चीज प्रोवाइड कर रहा है कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन, अगर ये प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन हो तो सजा जो है वो आप क्वांटम जो है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो है वो कंसिडर नहीं की जाती। अब जब आप जजमेंट लिखते हो, आपके पास लेट से एक उन्होंने सिनेरियो दिया और आपको कहा कि इसके मुतालिक चार्ज भी फ्रेम करो और ट्रायल की हल्की फुल्की जजमेंट भी बनाओ, तो आप स्टेजेस अगर आपके जहन में होंगे तो आप स्टेजेस के मुताबिक अपनी जजमेंट भी बना लेंगे। मैं एक और आपको बात बताऊं जो मैंडेटरी है, हमारे यहां ये कंसिडर नहीं किया जाता कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होना चाहिए। लेट से एक ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम सजा 3 साल है और मिनिमम सजा 1 दिन है, तो हाउ वुड यू डिसाइड कि भाई इसको सजा कितनी होनी चाहिए? क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बताती है सर कि वो ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी है, जितना आपने एविडेंस पेश किया है फिर उसको नजर रखते हुए फिर वो सेंटेंस दिया जाता है। These are mitigating circumstances ना। लेट्स से एक बंदा है जो फर्स्ट ऑफेंडर है, ठीक है, उसने पहले कभी कोई जुर्म नहीं किया, पहली दफा उसने जुर्म कमिट कर लिया, तो क्या उसको सजा पूरी होनी चाहिए? कानून है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960, वो तो ये कहता है कि भाई आपको प्रोबेशन पे छोड़ना है, लाजमी है। वो उसके भी सवाल आ जाते हैं प्रोबेशन पे लाजमी बाजों का, वो भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है। कौन से सेक्शन? सेक्शन 4 है एंड सेक्शन 5 है, दो जो उसके सेक्शंस हैं, वो उन्होंने पीपीसी के सेक्शंस उसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है। अब तो जजमेंट में कर दिया है मेरे ख्याल में, शफी अपना फहीम सिद्दीकी साहब की एक जजमेंट है, उन्होंने 23(1)A में भी कर दिया था, लेकिन उसमें कानून प्रोवाइड नहीं करता। सो लेट्स से अब हो गई कन्विक्शन, मैजिस्ट्रेट ने आपको सजा सुना दी, तो अब आप क्या करेंगे?
अपील अपील करेंगे। अपील कौन से सेक्शन में होगी मजिस्ट्रेट की सजा के खिलाफ? 408 में 408 में आपने अपील फाइल कर दी, विद इन 30 डेज आपने फाइल कर दी, लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है, लिमिटेशन लॉ भी बड़ा काम आएगा। वहां पे आपकी अपील मुस्तरद हो गई, आपकी अपील डिसमिस हो गई, सजा मेंटेन हो गई, फिर आपके पास क्या रेमेडी है? मैं एडीजे ने कर दी ना। 408 में मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, आपने अपील फाइल की सेशंस कोर्ट में, सेशन जज ने खुद चलाई या वही अपील ट्रांसफर कर दी एडीजे के पास और एडीजे ने सजा मेंटेन कर दी, तो उसके खिलाफ आप कहां जाएंगे? अंडर विच सेक्शन? 435 रेड विथ 439 है रिविजनल जुरिसडिक्शन का। ठीक है, क्योंकि एक भी कोई भी अगर से सजा होती है उसकी एक दफा ही अपील हो सकती है। जी सर। ठीक है, सेकंड अपील नहीं होती। क्रिमिनल लॉ में सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिविल लॉ में सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट है। वो भी शाह साहब ने बताया हुआ कि फर्स्ट तो वो फैक्चुअल लीगल दोनों होगा, सेकंड अपील सिर्फ लीगल ग्राउंड्स पे होती है सेक्शन 100 में। यहां पे सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे दैट ऑर्डर वुड बी चैलेंज अंडर सेक्शन 435 रेड विद सेक्शन 439 ए रिविजनल पावर्स। अब मुझे आप ये बताएं कि किसी बंदे ने कत्ल कर दिया, ठीक है, अब ट्रायल तो नॉर्मली सेशंस कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन उसका ट्रायल हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है, कर सकती है? कर सकती है। तो जो उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो ट्राई करेंगे तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेंगे? तो वो भी प्रोवाइडेड है, जो प्रोसीजर होगा वो सेशंस कोर्ट वाला ही प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे। मेरी समझ के मुताबिक मैंने 2 इंस्टेंस ऐसे देखे हैं जहां पे डायरेक्टली ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ है, शायद पहले हो। एक तो जुल्फकार भुट्टो केस है और दूसरा तैयबा केस। एक ईडी बच्ची के साथ टॉर्चर किया है, उसका ट्रायल डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट ने उसको फिर सजा सुनाई थी। अब मुझे ये बताएं कि एक मैजिस्ट्रेट साहब ने सजा दे दी 3 साल, ठीक है, 3 साल मैक्सिमम सजा है, या लेट से 2 साल सजा दे दी। आपने अपील फाइल करी एडीजे के पास, क्या एडीजे साहब आपकी सजा एनहांस कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 साल है? अपील में नहीं होगी, अपील में कभी भी सजा एनहांस नहीं होती क्योंकि अक्यूज्ड जो है वो फेरल चाइल्ड है। क्यों नहीं होती सजा एनहांस? क्योंकि उसके पास तो सेम पावर्स हैं। अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, वो सारा मटेरियल रीअसेस करेगा और ये समझता है कि भाई इसमें सजा ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं दे सकता? प्रोसिक्यूशन रिविजन फाइल कर। Appellate court cannot enhance sentence. Appellate court, however, revisional, under revisional jurisdiction वो enhance कर सकते हैं। वो जब रिविजन फाइल होगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसमें वो सजा एनहांस कर सकते हैं। नाउ अगर किसी बंदे को एक्विट किया गया है 249A में, 265K में और 245(1) में, उसकी जो अपील है वो कौन से सेक्शन में फाइल होगी? 417 हाईकोर्ट 417(2). 417(2) सिर्फ डायरेक्ट कंप्लेन में, बाकी नहीं होता। अच्छा, सर एक क्वेश्चन जो आपने बताया था कि हाई कोर्ट अगर किसी की कन्विक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट ने भी किया, बार किया उसने, सेशन कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट भी अगर उस कन्विक्शन को बार करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस कन्विक्शन के खिलाफ अपील हो सकती है या कौन से सेक्शन में? सॉरी, रजिस्ट्रेट किसी को कन्विक्ट करता है और सेशन जज उसको अप्रूव कर देता है कि ठीक है, कन्विक्ट कर देता है, हम हाई कोर्ट में चले गए रिवीजन में
और हाई कोर्ट भी उसी फैसले को मैजिस्ट्रेट के फैसले की बात करती, तो उसका अपील होगा या फिर रिवीजन होगा, वो क्या? वो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने मेंटेन करी, यू विल फाइल CPLA पिटिशन फॉर लीव टू अपील, क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील आप फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसकी कोई लिमिटेशन परहैप्स लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में प्रोवाइडेड है, CRCC नहीं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में प्रोवाइडेड है 1980 में। इंट्रा अपीलेट कोर्ट इंट्रा अपीलेट कोर्ट आपकी तब होती है ICA जब आपका ट्रायल ही हाई कोर्ट ने खुद किया हो तो। हाई कोर्ट एज एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसी केस को ट्राई कर रही है तो फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील होती है। अगरचे वो क्रिमिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है तो उसकी इंट्रा कोर्ट अपील होगी, वो 2 जज सुनेंगे। अगर सिविल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है फिर भी उसकी इंट्रा कोर्ट अपील 2 जज सुनेंगे सिविल जुरिसडिक्शन में। तो दोनों जुरिसडिक्शंस में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो सकती है। CRPC प्रोविजन जी इंट्रा कोर्ट अपील का CRPC प्रोविजन मेरे ख्याल में है, प्रोविजन जहन में नहीं है पर है। हाई कोर्ट के भी उसमें जो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 में है, लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के भी उसमें प्रोवाइडेड है। अब उसमें थोड़ा वो भी डिबेट है कि अगरचे कोई रेमेडी प्रोवाइडेड ही नहीं है देन ICA वुड बी फाइल, तो डायरेक्ट फाइल होती है ना, अगर रेमेडी प्रोवाइडेड ना हो, सेक्शन 3 है पर उसका। एनीवे, सो ट्रायल की डिफरेंट स्टेजेस लाजमी आपने पढ़नी, उसमें जो डेप्थ है आप उसको भले ना भी उसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन स्टेजेस आपके पास आएंगे, आपसे सवालात पूछे जाएंगे तो उसमें आप ये जवाब दे सकते हैं। मुझे सिंपल अगर जी आपको सिनेरियो दिया जाए कि आप एक जजमेंट लिख के दें, आता है ना बात होता, अब उसमें एडीजेस में रेगुलर आता है, कभी कभार अगर लेट से कि भाई आपके पास ऑफेंसेस में इसमें आपके जजमेंट लिख कर दें और उसमें डिफेंस ने ये आर्ग्यूमेंट्स किए, उसके आर्ग्यूमेंट्स का भी आपने जवाब देना है, तो क्या आप करेंगे? नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि डिफेंस आपके पास एक आर्ग्यूमेंट्स पुट करता है कि ये सेक्शंस जो हैं वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। सो व्हाइल अवॉर्डिंग अ कन्विक्शन आपको डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब भी लाजमी देना है। अगरचे आप एक्विट कर रहे हो फिर आप भले ना लिखो, अगर आप कन्विक्ट कर रहे हो क्योंकि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं तो मुनासिब ये है, रीजनेबल ऑर्डर वही होगा जिसमें आप उन दोनों के भी जवाब मेंशन करें। पहले हम वो ऑफेंस को डिस्क्राइब करेंगे। यस, वो तो किया और एविडेंस हमने ये चीजें ऑब्जर्व की जिसके बिहाफ पे हमने ये चीज पे कंक्लूड हुए कि इन ग्राउंड पे नॉर्मली आता नहीं है, मैजिस्ट्रेट के उसमें आता नहीं है कि भाई आप कोई जजमेंट लिखें, पर इन केस आ जाए तो सर लेट्स सपोज अगर आ जाए तो एक्विट करें या कन्विक्शन? हाँ वो देखें, एक जुमला जरूर होगा जिस बुनियाद पे आप एक्विट करेंगे या कन्विक्ट करेंगे, आपने वो असेस करना है कि वो सिनेरियो में कौन सा है, वो जरूर आपको बताएंगे। सर अगर जजमेंट देते हैं या क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड देते हैं तो उसमें वो सर्टिफिकेट्स भी बनाना, जो पी वाला सर्टिफिकेट होता है, जो चार्ज वाला सेम सर्टिफिकेट भी ऐसे देंगे या सब जजमेंट में सब जिस तरह ओनली जजमेंट होती है वैसे जजमेंट लिखनी पड़ती है? जजमेंट लिखेंगे, प्ली का सर्टिफिकेट कौन सा होता है? तो वो प्ली साइन कर होंगे अलग सा पेपर चार्ज वो तो प्ली ऑफ अक्यूज है ना, आपको बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये चार्ज हम फ्रेम कर रहे हैं, आप प्ली, वो अलग चीज है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज में सर्टिफिकेट एक अलग चीज है। कोई सवाल है तो बताएं, मेरे ख्याल में मैंने ट्रायल तो ओवरऑल कवर कर दिया है, बाकी दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो हम बाद में देखेंगे, टाइम 3 बज गया। एनी क्वेश्चन? जी सर अगर चालान कोर्ट में पेश करता है जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो उस पर कॉग्निजेंस ना ले, कोई रिजर्वेशन है उसका, तो क्या वो दे सकता है कि वो कॉग्निजेंस ना ले, ऐसा कोई है? देखें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसमें ये चीजें आनी चाहिए, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर रहा हूँ। ये नहीं कह सकता कि मैं ऑर्डर ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है आप किस उसका डिस्पोजल करेंगे, ए करे, बी करे, सी करे। थैंक यू। सवाल
जो सवाल आप पूछने चाहिए थे आपको, पर मैं पूछ लेता हूँ आगे क्या, क्योंकि वो आपको एक्सक्यूज में आएंगे। जी सर। अच्छा, थोड़ी साइलेंस मेंटेन करें, काइंडली कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे, वो मैं पूछूंगा मुकेश साहब से आपकी ब्याह, ठीक है? कुछ भी बता दूंगा। अच्छा, एक देखें, जब चार्ज का क्वेश्चन पढ़ाया सर ने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाया, एक चार्ज में उमूमन सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे शख्स साहब भी बैठे एक केस में साहब थे, अजीज शख्स साहब, तो अगर आप चार्ज फ्रेम होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं कोर्ट में, डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर कोर्ट चार्ज उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे अमेंड कर देती है, तो क्या कंप्लेनेंट को या विटनेस को दोबारा एग्जामिन करना चाहिए? क्या कोर्ट कर सकती है? अगर के दोनों कंप्लेनेंट साइड या एक्यूज साइड कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करती कि मुझे नहीं दोबारा विटनेसेस को बुलाना, देन अगर वो नेसेसरी है फॉर द इंटरेस्ट ट्रायल को डिटरमाइन करने के कोर्ट ऑन मोशन पे करेगी, अगर नहीं है तो अगरचे उस डॉक्यूमेंट से अक्यूज हैज नॉट बीन प्रेजुडाइज्ड, यहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा, अगरचे उसको कोई प्रेजुडाइज नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है, अगरचे प्रेजुडाइज हो जाता है देन मैंडेटरी होता है। जी अच्छा, उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन सेक्शन 169 और 497 सीआरपीसी के बीच में? 472 क्या फर्क है? हालांकि ये सवाल इंटरव्यू में आते भी हैं और इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, और ये पूछने चाहिए थे, पीपीसी में तो धड़ाधड़ पूछ रहे थे सब। हाँ? तो ये पूछने चाहिए सवाल। हम एक्सप्लेन अच्छा कर देते हैं। तो आप ये बताएं कि क्या डिफरेंस है? जो 169 है वो डिसाइड होगा बिफोर द रिमांड या बिफोर द सबमिशन ऑफ चालान। जो 497 क्लॉज 2 के जो पावर्स हैं वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सबमिशन ऑफ चालान एंटरटेन होंगे। सर 169 डिस्चार्ज होता है, तो अगर दोबारा एविडेंस उसे मिल जाता है तो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, रिलीज होगा, डिस्चार्ज, द वर्ड हैज बीन यूज्ड, रिलीज। डिस्चार्ज है 63 के लिए, 63। अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको नाम सेकंड कॉलम में डाल देता है 169 पे कि सर इनको रिलीज किया जाए, क्यों? बिकॉज देयर डिफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट हिम। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान 497 का इंटरम चालान जमा कर देता है, 497 लगा देता है कि सर इनको हम पुलिस बेल पर रिलीज कर दें, ठीक, इस चीज में। अच्छा, और दूसरा डिफरेंस 63 और 167 में क्या है? 169 में 63 are the exclusive powers of the judicial magistrate। 169 मजिस्ट्रेट का नहीं है, वो इंडोर्समेंट करता है पावर को पुलिस। पावर तो मजिस्ट्रेट की है ना, अप्रूव कौन करेगा? Who's the final authority? अगर वो आईओ रिलीज करके भी आ जाए 169 में, तो अब मजिस्ट्रेट कहे कि नो देयर नो डिफिशिएंट, अब दो ट्रायल में इनसफिशिएंट एविडेंस और डिफिशिएंट एविडेंस, दोनों में क्या फर्क है? चलो इस पे बाद में आते हैं। 63 और 169 सर कहां हो? 63 और 169 डिस्चार्ज एंड रिलीज। डिस्चार्ज में कंप्लीट जो है 63 में डिस्चार्ज, देखिए डिस्चार्ज होता है 67 के मुताबिक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, और वो कब होता है? एट वेरी इनिशियल स्टेज, व्हेन अ पर्सन टाइम ऑफ रिमांड, एट द टाइम ऑफ रिमांड। सर रिमांड के बाद भी हो सकता है बिफोर द चालान? नहीं, देखिए एक स्टेजेस है, बिफोर द चालान पर अगर रिमांड की स्टेज खत्म हो गई तो फिर 169 का प्रोविजन आ जाता है। अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन करके आता है और वो कहता है सर देयर इज डिफिशिएंट एविडेंस, सर चालान नहीं आया तो लिखा तो कहीं पे नहीं बात है 63 सिर्फ रिमांड के टाइम। ना अगर रिमांड के टाइम पे जी सर ये एक दो जगह पे सेम क्वेश्चन हुआ है। जो 63 हम डिस्चार्ज करते हैं, इवन वहाँ पे ये है कि वो भी फिजिकल रिमांड में, जुडिशियल रिमांड में भी डिसाइड नहीं करते। देखिए एक वंस अगर आप जुडिशियल रिमांड दे दिया उसके बाद तो आप 63 में दोबारा डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। यहाँ बेल ले लेते हैं। अच्छा, बेल लेने के बाद कौन है जो 63 की एप्लीकेशन लगाएगा? एक कॉमन सेंस की बात है। अगर देखे ना, लेजिस्लेचर ने प्रोविजंस दिए इन सर्टेन सीक्वेंस, व्हेन यू विल बी अरेस्टेड within 24 hours you are to be brought before the magistrate, and then you will be produced before the magistrate. At that time the magistrate he will either commit you to the prison, आपको जेल भेज देगा, or he will remand you to the police custody. अब at that time when deciding the remand application, if the magistrate after appraisal the record and hearing the parties वो decide करता है your case fall within the exceptional circumstances, if there is no evidence against you at this stage,
तो आपको डिस्चार्ज कर देते 2 पॉइंट्स हैं, हैं। 2 सिंपल 2। व्हेन अरेस्ट इज अनजस्टिफाइड, 1 पॉइंट, अरेस्ट इज अनजस्टिफाइड या इलीगल है, he will discharge the accused. दूसरा, when accusations against the accused are not well founded. What are the accusations? Accusations against the accused are not well founded, माने वो उसका कोई बेस ही नहीं है। Accusations जो उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए, या लेट्स से कोई स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ एक अलग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ अरेस्ट। क्या जनरल लॉ उसको बाईपास कर सकता है? नहीं कर सकता। लेट से एक ऑफेंस जो पहले 188 होता था, 188 है, या ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसपे सीआरपीसी में मना किया गया है, बार किया गया है कि दैट ऑफेंस वुड नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड। क्यों? जब कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, उसको बार किया गया है, तो आप क्या कहते हैं, भाई जब कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है तो लिहाजा एट दिस स्टेज the arrest is illegal, that's why I am discharging the accused. Now the discharge at very initial stage does not amount to acquittal. That is not an acquittal. ठीक है? So he can be tried again or he can be summoned again. दोनों चीजें हो सकती हैं। आप जो शासन ने कहा 169, अब 169 में वो ये तय करके आता है कि there is no sufficient material। जब उसके पास कोई सफिशिएंट मटेरियल ही नहीं है, हाउ वुड यू ट्राई? जो 497(2) में वो बेल देके आता है, वो कॉलम 2 में लाजमी नहीं है वो रख के आए, वो कॉलम 3 में भी रख के आएगा। कॉलम 2 में भी रख के आ सकता है, कॉलम 3 में भी रख के आ सकता है कि भाई मैंने, मेरे हिसाब से फर्दर इंक्वायरी का मैटर था, मैंने उसको बेल दे दी है, अब आपके पास उसका बॉन्ड फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको बुलवा लें। सो दैट इज द डिफरेंस। अब जब आप 173 की रिपोर्ट एंटरटेन कर रहे होते हैं और 190 का ऑर्डर पास कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपके मद्देनजर हैं। जैसे सर ने कहा कि 63 आप जब आप कस्टडी एंटरटेन कर रहे हो उस वक्त आप एंटरटेन करोगे। अब यहां पे डिबेटेबल पॉइंट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट आपने लेट से पुलिस कस्टडी दे दी, ठीक है, मतलब आपने उस अरेस्ट को जस्टिफाई कर दिया, कस्टडी को जस्टिफाई कर दिया। 4 दिन बाद आप 63 एंटरटेन कर रहे हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज एक्यूजेशन उसके पास नहीं थी खिलाफ, एक्यूजेशन उसके खिलाफ थी ही नहीं, तो आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब आ गई सेकंड स्टेज, जब आपके पास रिपोर्ट आ गई, जो आपकी बात है, क्या रिपोर्ट की स्टेज पे 63 होगा? नहीं, बिकॉज वी हैव रेमेडी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आए और कोई बॉन्ड सबमिट होता है, मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज दैट बॉन्ड एंड अदरवाइज ही मे थिंक्स फिट। ये जो हम A, B, C पॉजिटिव को रिपोर्ट को C क्लास कर देते हैं, जो चालान को C क्लास कर देते हैं, ये पावर्स हमने कहां से एक्सरसाइज की हैं? 173 सबसेक्शन 3 से किए हैं, जो कहता है एज अदरवाइज ही मे थिंक्स फिट। इतने वेस्ट पावर्स दे दिए। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, हर स्टेज हर वक्त एक्सरसाइज नहीं हो सकती। जैसे हम पहले बनियान पहनते हैं, फिर कमीज पहनते हैं, कमीज के ऊपर बनियान नहीं पहन सकते अनलेस आप सुपरमैन हो। जो 63 का डिस्चार्ज है, जिस तरह रिमांड के लिए तो आप ठीक है, कंसर्न जरूरी नहीं है कि आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएं, कई बार है तो 63 के लिए जरूरी है कि कंसर्न मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करे, या वो भी कोई भी मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है? तो सब अब ये जजमेंट है, इस पे एक लाहौर हाई कोर्ट की वो कहते हैं भाई लिंक जज या इंचार्ज जज 63 नहीं कर सकता, लेकिन कानून में ऐसी कोई कदगन है नहीं, बिकॉज यू आर एंटरटेनिंग द रिमांड। अब अगर अरेस्ट ही इलीगल है, अब अगर आप रिमांड देते हो, इट मीन्स यू जस्टिफाई दैट वर्क और आप उसकी लीगैलिटी उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे जी। अच्छा, अभी जो डिस्चार्ज पे सेक्शन 63 पे, जैसे सर ने आपको एग्जांपल दी है, दूसरी एग्जांपल ये भी होती है कि अगर कोई एफआईआर, किसी केस में सर ने कहा कंप्लेंट दाखिल होनी चाहिए, एक दूसरे इंस्टेंस ये भी होते हैं कि आपको एफआईआर दाखिल करने के लिए
प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। SROs होते हैं, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन आपने एफआईआर दाखिल कर दी, उस केसेस में भी मजिस्ट्रेट मूवमेंट कर देते हैं डिस्चार्ज। या अगर आपने कोई कोविड के केस चलाया क्रिमिनल कोड में, अच्छा, और जब वो केस चल रहा है उस टाइम आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवाए, कोर्ट में फेक डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हैं, जमा कराने के बाद अच्छा जिसके खिलाफ केस था वो अक्विटल हो गया, इधर कंप्लेनेंट या किसी ने भी जमा कराए, अब वो बाद में पता चलता है कि ये तो डॉक्यूमेंट फेक थे। तो जो आपने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है या फेक डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, तो वेदर यू हैव द पावर टू फाइल ए डायरेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट सच पर्सन के साथ इसने फोर्जरी की है, आप कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एफआईआर कराई तो क्योंकि 195 कहता है कि नहीं आपको कोर्ट की, वो कोर्ट ही करेगी, ठीक है, उस कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इन केसेस में भी कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है। अगर दूसरी कोर्ट में केस आप डायरेक्ट फाइल कर दें तो एफआईआर आ जाती है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद इन सेक्शंस के बाद दूसरा सवाल ये था कि हमने देखा, आपने कहा जैसे कि सर ए क्लास बी क्लास कहीं पे डिफाइन नहीं है। सर ने आपको एग्जांपल दिया रूल 24.7 में, रूल 24.7 में ये चीजें डिफाइन है, बी क्लास और सी क्लास, ठीक है, बी क्लास और सी क्लास। बी क्लास के लिए भी लिखा हुआ है कि जैसे सर ने आपको बताया मिलिशियसली फास्ट केस होना चाहिए। सी क्लास के भी 4 लिखी हुई चीजें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ होना चाहिए, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस हो या सिविल मैटर होना। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के क्या एग्जाम्पल? मिस्टेक ऑफ क्या, मिस्टेक ऑफ व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ देखी जाए तो जो उसके अंदर एफआईआर की कंटेंट के अंदर बॉडी ऊपर के हमने चेक किए, जो चार्ज लगनी चाहिए थी, जो सेक्शंस लगने चाहिए थे वो उसके अंदर नहीं थे, तो मिस्टेक ऑफ लॉ है। नहीं आता तो इंटरव्यू में बोलिएगा सर आई एम सॉरी। हाँ, ज्यादा नहीं बोलिएगा सर। अच्छा, इंटरव्यू में ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे रह जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आप बेवजह उल्टा सुल्टा जवाब देंगे जैसे अभी दे रहे, उस वक्त आपको बोलना है कि सर आई एम सॉरी। हमने भी बोला था कि सर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं है, आई एम सॉरी। तो आप जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर एक घर में एक मेड काम करती है, जो घर की मालकिन है उसकी ज्वेलरी पड़ी थी अलमारी में, उसके बच्चे ने वो अलमारी खोली, वो ज्वेलरी जो है गिर के अलमारी के नीचे चली गई, बच्चा खेल रहा था किसी चीज से। अगर वो मालकिन एफआईआर कटवा दे, एफआईआर कटवाने के बाद जब दूसरी उसकी नौकरानी आती है, वो सफाई करने के बाद ज्वेलरी उसको मिल जाती है, वो जब थाने पे जाती है कि ये जो मैंने एफआईआर कटवाई थी इट वाज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैंने समझा कि इसने चोरी की है, मुझे पता चला इसने चोरी नहीं की, ठीक है, तो मैं आके आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरी एफआईआर है इसको कैंसिल किया जाए अंडर सी क्लास, कैंसिल किया जाए, पुलिस वाले करेंगे सी क्लास के अंदर। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मेरी एक कंपनी है, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने कंपनी में फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए। अब कंपनी की जुरिस्डिक्शन स्पेशल लॉ एससीसीपी का है, ठीक है, 1937 है बिलीव, या कंपनीज एक्ट है 2017, तो वो चलाएगी एससीसीपी की कोड। अभी एक डिसीजन आया है आज पर, डॉन में भी छपा है कि एससीसीपी कोड ने जिंदगी में पहली मर्तबा कन्वेंशन अवार्ड की, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। तो वो अगर ऑफेंस होगा तो कहां होगा ट्रायल? अगर मैं फोर्जरी करूं, चीटिंग करूं, एससीसीपी कोड में। पर लोकल पुलिस एफआईआर काट देती है। अब लोकल पुलिस को कोई पावर ही नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। अगर वो एफआईआर होती है तो हम कोर्ट में एजुकेट करते हैं, सर द लोकल पुलिस हैज नो जुरिस्डिक्शन टू लॉज एफआईआर रिगार्डिंग द स्पेशल लॉ, क्योंकि उसके मुताबिक अ कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड बिफोर द एससीसीपी एंड द एससीसीपी विल डिसाइड द केस। तो एससीसीपी करेगी, तो उसमें भी मिस्टेक ऑफ लॉ की बेसिस पे वो एफआईआर कैंसिल हो जाएगी, ठीक, वो एससीसीपी में कंप्लेंट। देयर इज अनदर एग्जांपल, लेट्स से एससीसीपी के पास है, अब एससीसीपी की जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज लिमिटेड विद इन द रेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी। अगर ये कोई कंपनी खुद किसी किस्म का फ्रॉड करती है किसी के साथ, जैसे शाह साहब ने कहा, कि वो फिर एससीसीपी की जुरिस्डिक्शन में आती है। अब अगर ये कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपको धोखाधड़ी कर रही है, बिकॉज यू आर आउटसाइड दैट कंपनी, आप कर सकते हो उनके खिलाफ एफआईआर, बिकॉज कंपनी इज अ पर्सन एज डिफाइंड अंडर द पीपीसी। एक और एग्जांपल आपको दे दूं, पीका लॉ है। पीका लॉ के तहत पुलिस के पास अख्तियार ही नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने का।
वो सिर्फ और सिर्फ आज एमसीसीआई कर सकती है, कल एफआईए कर सकती थी। अब जिस पुलिस अथॉरिटी या जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास अख्तियार ही नहीं है एफआईआर काटने का, तो क्या वो आप प्रोसीड करेंगे? नो, बिकॉज दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। वो सिंपली सी क्लास हो जाएगी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ दैट। अच्छा, उसके अलावा देखें, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है अमूमन कि एफआईआर की कितनी कॉपीज होती हैं? बताया ये कहाँ लिखा हुआ है कि 4 होगी? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? पुलिस रूल में। पुलिस रूल्स में मेंशन है कि एफआईआर की एक एफआईआर कितने साल तक महदूद रखनी है? 7 साल। ये पता है वो जो दूसरा हमने मिस्टेक ऑफ रेफर किया, इसको एफआई से लिंक कर सकते हैं कि अगर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की जो स्पेशल जुरिसडिक्शन है जिसमें 420, 406 लगते हैं, तो ठीक है, ऊपर अगर उन्होंने इंक्वायरी नहीं की होती फिर या वो पुलिस एफआईआर काट देती है, या अगर नहीं तो फिर एक एफआई का अलग से जो कोई भी सेक्टर है वो काट देता है। तो हम उस पर भी आके बात कर रहे होते हैं कि प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट एफआईआर डायरेक्ट कंप्लेंट इंक्वायरी करनी चाहिए, उन्होंने इंक्वायरी नहीं। लाजमी है, बिल्कुल। तो वहाँ भी ये सेम जो मिस्टेक बिल्कुल आएगा। लॉ है जो डिस्चार्ज हो सकते हैं, बिल्कुल आएगा। अच्छा, आखिरी 2 क्वेश्चन। एनएफ में भी अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एफआईआर में कितने कॉलम होते हैं और चालान में कितने होते हैं? 6 एफआईआर में 17 है, चालान में ये रटन है। अच्छा, और दूसरी चीज, एक चीज को बड़ी डिबेटेबल है, आप देखें कि 156(3), ठीक है, में मजिस्ट्रेट, जैसे सर ने आपको कल पढ़ाया था, वेदर ही कैन इशू डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर 156 सबसेक्शन 3, ठीक है, इसमें पहले था कि कर सकते थे, अब उस पे लॉ डेवलप हुआ कि नो, मजिस्ट्रेट कांट एक्सरसाइज सच पावर। लाइकवाइज 191(c), अब उसको हम मजिस्ट्रेट ऑन फोन ले सकता है, पर हम एक गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि सो मोटो जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है वो ले सकता है। उस पे जजमेंट्स है बहुत सारी को सो मोटो पावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है। 156(3) कहाँ मना कर दिया? नहीं, उसको वो सारी जजमेंट में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, बस 2003 YLR 550। हाँ, उसके बाद रहमत हुसैन जाफरी साहब की जजमेंट है, बेहतरीन है, एफआईआर कटवानी है वो ले जाना। हाँ, रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा था, उसके बाद जजमेंट आई थी बहुत सारी कि नहीं, ठीक, वो शेयर कर। मैं इंडिया की दूंगा, कर सकते हो। इंडिया तो असर नहीं किया। YLR 2013 रहमत जाफरी साहब की बड़ी जबरदस्त जजमेंट है इस पॉइंट पे कि मजिस्ट्रेट इज द पावर, वो पावर एक्सरसाइज करें। उसके बाद दूसरी जजमेंट थी आसिफ सईद कोसा साहब की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें यह था कि मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अच्छा, वो तो भी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो सर ने आपको बताया सेक्शन 342, ठीक है, और सेक्शन 340 सबसेक्शन 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 340 क्लॉज 2 ऑन ओथ होता है, जब आप ऑन ओथ देते हैं आप 340 सेक्शन 340 क्लास 2 ऑन ओथ देते हैं आप, और जब आप ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो जो भी कोर्ट आपसे क्वेश्चन पूछे आप बाउंड है अंडर लॉ के आप उसको आंसर करें, और आपने अपने डिफेंस के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो कोर्ट को बतानी है। इवन अदरवाइज अगर आप नहीं बताते तो कोर्ट आपके अगेंस्ट परस्यूम कर सकती है। 342 में ये है कि आप विदाउट नोट होते हैं, और कोर्ट अगर जो भी सवाल आपसे पूछे बाउंड नहीं है कि आप उसका आंसर दें, और इवन अदरवाइज अगर 342 के अंदर कोई भी चीज आपके अगेंस्ट भी आप बता देते हैं, बेसिक डिफरेंस सही कह रहे हैं। बेसिक डिफरेंस देखें ये है कि 342 में ओथ की जरूरत नहीं होती, अगर आप 340 सबसेक्शन 2 में आते हैं तो आपको ओथ पे एविडेंस लीड करनी पड़ती है। ये चीज इसमें डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। ना माता बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, बेसिक डिफरेंस यू हाँ, बट इफ यू आर टेकिंग, वो सर ने आपको जवाब दे दिया था, इफ यू आर टेकिंग द स्पेशल डिफेंस, स्पेशल प्ली, देन द बर्डन विल शिफ्ट अपॉन यू। इसका डिफरेंस जेकर अपन ओथ पे जवाब दूंगा या स्पेशल का प्ली करूंगा, दोनों में डिफरेंस। हां, द को बर्डन शिफ्टिंग, ठीक। अन्य के अलावा, इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो सर से पूछ लें क्रिमिनल लॉ के मुताबिक। मैंने पढ़ा भी ये रहे, पढ़ भी रहे हैं। तो सवाल आपकी तरफ से ये आने चाहिए, बिकॉज बात पता है क्या है, जब आपकी तरफ से सवाल आएंगे ना तो माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पे है क्या। हम कोई ट्रेनर्स हैं जी, सॉरी इसके बाद हाँ तो डायरेक्ट 561 हाई कोर्ट में नहीं, उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। यस, रिवीजन में नहीं जाते। नो,
बिकॉज दैट इज देन काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो 561A इनहेरेंट पावर्स में ही चैलेंज होगा। लिमिटेशन कोई नहीं यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होती रीजनेबल टाइम पे फाइल करें आप। अच्छा, एक चीज इस पे एक चीज बताऊं आपको, 2015 से पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चैलेंज होते थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस। यस, 199। फिर जजमेंट आई थी लॉर्डशिप जस्टिस रास्ते खोसा साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ आप सीपी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप 561 फाइल करेंगे। अब यहाँ पे एक और भी फर्क है, अब FIR आप क्वैश कराने जाते हैं 561 है, अब मैंने माफी चाहिए, अब वो भी फर्क है। उस पर भी अभी बड़ी रिसेंटली जजमेंट आई है मंसूर अली शाह साहब की, उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स जो क्वैश होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी क्वैश, FIR वुड नॉट बी क्वैश। अब ये भी डिबेटेबल पॉइंट है। हम देखें, हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उसको लिखें अपनी तरह की तरीके से, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नहीं। कोर्ट अभी हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि आप कोर्ट को पार्टी नहीं बनाएंगे, बना दिया तो आप हटा दें, कौन सा बड़ा मसला उस है? पे दो ऑर्डर हैं, एक जस्टिस जुल्फिकार खान साहब का ऑर्डर है, दूसरा जस्टिस फैसल कमाल साहब का ऑर्डर है कि आप लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के खिलाफ अपील जब करेंगे या 561 फाइल करें या रिवीजन करें, आप उनको पार्टी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या मना कर दिया, आपकी एंटरटेन भी नहीं करेगी ब्रांच, नहीं करेगी ब्रांच लेते ही नहीं है पार्टी, कहते हैं पार्टी से। तो दूसरा जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेट था कि जो 63 में डिस्चार्ज करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट ये पावर्स एंटरटेन करता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं या जुडिशियल पावर्स हैं, व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ 173, जब वो एंटरटेन करता है तो वो जुडिशियल पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं? सर दोबारा पूछे क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ। हाँ, 63 में जो डिस्चार्ज करता है वो मजिस्ट्रेट के जुडिशियल पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं? ठीक है। और सिमिलरली 173 के भी जुडिशियल पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव? देखिए, अगर कोई कोर्ट 63 में भी अगर पावर एक्सरसाइज करे तो मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक, अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर करती है एट दैट टाइम, अगर कोर्ट C क्लास B क्लास भी करती है, ये सारी चीजें ठीक है, इस पे ये थोड़ा डिबेट है, मुख्तलिफ केस लॉज भी है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, कोर्ट वाली डिसाइड। जुडिशियल पावर जो है कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर कॉग्निजेंस भी ले ले या उसके बाद कोई ऑर्डर करती है, ऑल दिस ऑर्डर्स आर द पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये डिफरेंस है। रिमांड आप एंटरटेन करें, PC करें या JC करें, दैट इज जुडिशियल ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, दैट इज जुडिशियल ऑर्डर, ठीक। और उसी वो आप रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं। अब उसी रिमांड के टाइम पे आप 63 के पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, आप जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, दैट वुड बी अ जुडिशियल ऑर्डर एज पर माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग, और दैट ऑर्डर इज रिविजनेबल बिकॉज रिमांड की स्टेज पे ही वो ऑर्डर आप कर रहे हैं ना। अब आप किस बंदे को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते कर रहे हैं। सो दैट इज। अब 173 पे भी डिबेट अभी तक कंटिन्यू है। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की परहैप्स अभी है, मैं भूल रहा हूं, वो कॉग्निजेंस के ऑर्डर को कहते हैं वो जुडिशियल ऑर्डर है, और दैट इज सब्जेक्ट टू चैलेंजेबल इन द रिवीजन। अब वो फिर भी 561A हमारे यहाँ फाइल होती है, और 561A में हम उसको चैलेंज करते हैं। सो ये डिबेट चलती रहेगी। प्योर माइंड क्या बना है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास से अगर पोजीशन आती है तो अब जुडिशियल पावर, मैं आपको एक बताऊं, वो ये होता है हम माइंड बना लेते हैं कि ये जुडिशियल ऑर्डर, फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर हमने याद कर लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, फिर सुप्रीम कोर्ट दूसरे जज को याद आ गया कि नहीं जुडिशियल ऑर्डर है। देखिए मैं बताऊं, जो प्रिंसिपल था सॉरी कि जिसके लास्ट लेक्चर में भी आपने बताया था कि जनरल क्लॉज के सेक्शन 58 या 54 में जिस तरह अगर किसी भी जज जब भी कोई ऑर्डर करता है उसके अंदर जब अगर वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है वो जुडिशियल ऑर्डर तो क्या A क्लास B क्लास C क्लास जुडिशियल माइंड के बगैर घर रख के आता है, 24 सेक्शन 24 वो घर रख के आएगा, वो भी वहां पे अप्लाई करेगा ना। बस वो मर्जी है मालिकों की, वो बेसिकली आसिफ सईद खोसा को वो सारी जजमेंट सेट असाइड करनी थी जो जाफरी साहब ने दी।